हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको मैं आज कराने वाला हूँ। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और क्वेश्चन को जो है देखने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप समझ जाते हैं तो वो बहुत ही क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट पूछ रहा है। लेटेंट हीट का जो है डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। तो अगर आपको जो है इसको जो है आपको अगर रटा होगा तो आप इसको तुरंत कर देंगे, अगर नहीं रटा होगा तो निकालेंगे कैसे दोस्तों। इसको निकालने के लिए आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको फार्मूले से बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते होंगे अवस्था परिवर्तन, ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में जब अवस्था परिवर्तन होती तब आपका फार्मूला लगता है Q बराबर M इंटू एल, जहाँ आपका Q जो है दोस्तों ये है हीट, क्या है, हीट है यानी कि ऊष्मा है। M आपका मास है यानी कि द्रव्यमान है। और L क्या है, L है आपका लेटेंट हीट, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो इसी की आपकी बीमा पूछी गई दोस्तों। तो यहाँ से आपको लेटेंट हीट की बीमा निकालनी है। तो लेटेंट हीट L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा Q अपान M, यानी कि हीट अपान मास हो जाएगा। तो हीट की बीमा क्या होती है, ऊष्मा की बीमा कार्य की बीमा के बराबर होती है, जिसको कहते हैं mL2T-2। ये होती है आपकी कार्य की बीमा, या जो है हीट की बीमा होती है। और मास की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है दोस्तों M। तो M से M कट जाएगा तो आपकी जो डायमेंशन बन जाएगी दोस्तों वो बन जाएगी L2T-2। तो बहुत ही क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, L2T-2। तो आपका जो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर कर लीजिए आप लोग सही, L2T-2, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर L2T-2। तो ये थोड़ा गलत हो गया था टाइप, तो यहाँ पर L2T-2 कर देंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कह रहा है द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो दोस्तों, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कह रहा है, तो ये किस पर जो है निर्भर नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत धारा पर, और ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि ऑन द एरिया ऑफ द ट्रांसवर्स कट। ऑप्शन सी है लंबाई पर, यानी कि एट लेंथ। ऑप्शन डी है धारा घनत्व, यानी कि ऑन स्ट्रीम डेंसिटी। तो आपको बताना है कि अनुगमन वेग जो है किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस आते हैं दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पर आएगा तो वो भी फार्मूला बेस पूछा जाता है, और कई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके फार्मूले से फंस जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अनुगमन वेग का आ गया, तो अनुगमन वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है VD बराबर I/NE होता है। ये होता है आपका अनुगमन वेग का फार्मूला। जहाँ आपका VD जो है अनुगमन वेग है, तो VD बराबर होता है I/NE। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो है ये पहला ऑप्शन है विद्युत धारा पर, तो ये आपकी विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी दिया है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी जो है निर्भर करता है। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन डी है धारा घनत्व पर। ऑप्शन डी में क्या दिया है, धारा घनत्व पर। तो आप जानते होंगे धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। तो आप इसको जो है इस फार्मूले को VD बराबर लिख सकते हैं J/N/E, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका धारा घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन सी बचता है लंबाई पर, यानी कि एट लेंथ, ऑन द लेंथ, यानी कि लंबाई पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। आपका अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की बीमा। तो डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये आपके,
क्योंकि डायमेंशन से आपके एक या दो क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन तो वैसे ही पूछे जाते हैं आपके एयरफोर्स या नेवी किसी का भी एग्जाम हो, आपका जो है डायमेंशन से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही रट लेना बिल्कुल। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा पूछ रहा है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है m-1 L3T-2 और ऑप्शन बी m-L-1 T-2, ऑप्शन सी है m-T-2, ऑप्शन डी है m-L-T-3। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा पूछ रहा है। या तो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं डायमेंशंस को, आप कितनी डायमेंशंस को डायरेक्ट लर्न कर पाएंगे, तो आप अगर निकालना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकालना बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आप लोग जो है रटने की बात करें तो आप कितनी डायमेंशंस को रटेंगे, क्योंकि कई सारी डायमेंशन ऐसी हैं जो आप रट तो सकते हैं लेकिन कितनी रटेंगे, रटना भी ठीक नहीं होता है, तो समझ लें वो अच्छा होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला किसका पता होना चाहिए दोस्तों, आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि गुरुत्वीय बल जो होता है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका फार्मूला होता है आपका F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। तो यहाँ से आपको कैपिटल जी की जो है बीमा निकालनी है। तो कैपिटल जी की बीमा निकालने के लिए आपका जी बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो यहाँ से आप रख देंगे F हो गया आपका फोर्स, फोर्स की बीमा आपको पता होनी चाहिए mL-T-2 होता है। और आर की बीमा क्या होती है दोस्तों, आर की बीमा होती L, तो L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपान में हो जाएगा दोस्तों m1 इंटू m2, ये आपके दोनों मास हैं, तो m1 इंटू m2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो ये जब m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक m से तो एक m कट जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो आपका बन जाएगा m इनवर्स L, और ये आपका एक L ये दिया, एक L ये दिए, दो L ये दिए हैं, तो आपका हो जाएगा L3 और T-2, क्या हो गया m इनवर्स L3 T-2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, जो है क्या ऑप्शन दिया m इनवर्स L3 और T-2, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है फार्मूले से लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 150 ग्राम लोहे का ताप, क्या कह रहा है 150 ग्राम लोहे का ताप जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 150 ग्राम्स ऑफ आयरन फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको एस दिया है, एस क्या है दोस्तों, यहाँ एस जो है आपकी स्पेसिफिक हीट है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा है। तो ये कितनी दी है, ये दी है 437, यानी कि 437 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल है आपके एयरफोर्स के एग्जाम में। वैसे तो न्यूमेरिकल जो है पूछे नहीं जाते, अगर एक दो आ भी जाते हैं तो वो आपके फार्मूला बेस होते हैं, तो फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका थर्मोडायनेमिक्स में जो फार्मूला लगता है दोस्तों, वो लगता है Q बराबर MS डेल्टा थीटा, ये फार्मूला लगेगा आपका जब आपकी अवस्था परिवर्तन नहीं होता, तो आपका यही फार्मूला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ऊष्मा। तो Q बराबर हो जाएगा, मास कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 150 ग्राम, तो इसको जो है किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से कर देंगे गुणा, इंटू हो जाएगा दोस्तों एस, एस आपका स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा है, तो ये कितनी दी है 437 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू कर देंगे दोस्तों डेल्टा थीटा, क्या हो जाएगा ये डेल्टा थीटा है, तो ये θ2 माइनस θ1, यानी कि कितना दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में ये दोस्तों दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जहाँ पर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है बढ़ाने में, तो यहाँ आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप 25 से जो है 20 को कर देंगे माइनस,
25 से 20 को कर देंगे माइनस। अब इसको जो हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आपको प्राप्त हो जाएगा। आप हल कर कर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना होता है, मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे लगाना है। तो आप लोग जो है इसको हल करके निकालेंगे तो आपका जो है पहला ऑप्शन 327.75 जूल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो थोड़ा गलत टाइप हो गया था, यहाँ पर जो है आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेंगे आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। क्या कह रहा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है, यानी कि 1 यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, क्योंकि आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये आगे के लिए भी आपको काम देगा। तो पहला ऑप्शन है 3.6 जूल, यानी कि 3.6 जूल। ऑप्शन बी है 36 जूल। ऑप्शन सी है 360, यानी कि 360 जूल। ऑप्शन डी है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो क्वेश्चन तो कई स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट बराबर क्या होता है। 1 यूनिट बराबर जो होता है वो होता है 1 kWh, यानी कि किलो वाट आवर, किलो वाट घंटा जिसे कहते हैं। तो दोस्तों 1 यूनिट बराबर पूछा गया तो 1 किलो, तो किलो का मतलब आप जानते होंगे 1000, इंटू दोस्तों हो जाएगा वाट। तो वाट जानते होंगे P बराबर होता है पावर, सामर्थ्य जिसका मात्रक होता है वाट, तो P बराबर होता है W/T। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, ये होता है इसका मात्रक। इंटू में दोस्तों हो जाएगा आवर। आवर मतलब दोस्तों होता है घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आप जानते होंगे, जो है 1 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इंटू 60 सेकेंड। इसको कर लेंगे तो अब आप लोग जो है इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। तो आप लोग जब इसको निकालेंगे तो 6 छंग 36, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसका जो जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आपका होता है कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पृथ्वी के नीचे जाने पर, क्या कह रहा है, पृथ्वी के नीचे जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी कि द पीरियोडिसिटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हेन इट्स गोज अंडर द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो है एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, वो जा रहा है, तो आवर्तकाल पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, विल डिक्रीज, ऑप्शन सी अपवर्तित रेखा यानी कि विल बी रिफ्रैक्टेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने बताया कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं ये करा रहा हूँ ये भी आपका फार्मूला पर आधारित है। आपको अगर फार्मूला, वैसे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप जो है फार्मूले से भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को आप फार्मूले से समझ लें तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल बराबर होता है 2π √L/G। यह फार्मूला होता है आपका टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के लिए यानी कि सरल लोलक के लिए। तो यहाँ कह रहा पृथ्वी के नीचे जाने पर, तो आप इतना तो पता ही होना चाहिए कि आप जब पृथ्वी से नीचे या ऊपर जाएंगे तो आपका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो दोस्तों जो है आपका घटता है। क्या होता है, घटता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जो आवर्तकाल है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√G के। तो आपका जब G है गुरुत्वीय त्वरण जो है घटेगा तो आपका आवर्तकाल तो बढ़ेगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका पृथ्वी के नीचे जाने पर घटेगा तो आपका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, जो आवर्तकाल है वो बढ़ेगा, यानी कि विल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसको भी आप फार्मूले से समझ सकते हैं, टी बराबर होता है 2π √L/G, यानी कि जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, अगर जी बढ़ेगा तो टी घटेगा।
क्या होगा, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका जी जो है पृथ्वी के नीचे जाने पर घट रहा है, आप ऊपर भी जाते हो तो भी घटेगा, तो आपका टी जो है बढ़ जाएगा, आवर्तकाल जो है बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर NRT, जो आपका वांडर वाल्स समीकरण दर्शाता है, में जो है बी की बीमा पूछ रहा है। तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहले ही सीरीज में कराया था, वहाँ पर आपसे ए की बीमा पूछी गई थी, यहाँ पर आपसे बी की बीमा पूछ रहा है। यानी कि द इक्वेशन आपको दी है वांडर वाल्स समीकरण, सोज द वांडर वाल्स इक्वेशन विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ बी। तो आपसे जो है बी की डायमेंशन पूछ रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, वो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हमेशा जो है दो समान राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों है, जो ये आपका P में जो है A अपान वी स्क्वायर घटाया गया है, ये दोनों आपस में समान राशियाँ, उसी प्रकार जो V है B के समान होगी। यानी कि P की बीमा जो होगी वही A अपान वी स्क्वायर की बीमा हो जाएगी, और दोस्तों जो B की बीमा होगी वही जो है बी की बीमा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, यानी कि दो समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका बी जो है ये क्या है, वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है। तो आयतन की बीमा क्या होती है, वो दोस्तों होती है एल क्यूब। तो बी की बीमा क्या हो जाएगी, एल क्यूब हो जाएगी। तो क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन जो है स्टूडेंट्स इसको देख कर जो है काफ़ी जो है बड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी जो है कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आपको समझना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य की श्रव्यता सीमा, यानी कि मैन हैज हियरिंग लिमिट। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, यानी कि दैट मीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 30 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के बीच, यानी कि बिटवीन 30 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की श्रव्यता सीमा, तो दोस्तों आप जानते होंगे मनुष्य किन तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य जो है सिर्फ श्रव्य तरंग को सुन सकता है, यानी कि जो है मनुष्य जो है सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। आपकी तरंगें जो होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, ये 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते होंगे। तो दोस्तों जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं, जो आपको कानों से नहीं सुना पाती हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है, 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है। और जो आपका श्रव्य तरंग होती है दोस्तों, जो आपको जो है जिस ध्वनि को आप सुन सकते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी कि बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है यहाँ पर स्टार बनाकर इम्पॉर्टेंट पर क्लिक कर देंगे। वैसे सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, इसीलिए यहाँ पर स्टार बनवाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछ रहा है एल अपान आर की बीमा जो है डॉट डॉट दिया है के की बीमा के बराबर है। तो यानी कि द डायमेंशन ऑफ द एल अपान आर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ, पहला ऑप्शन है कार्य, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है समय। तो ये दोस्तों बता दें एल अपान आर क्या दिया है, एल अपान आर दिया है। एल अपान आर की बीमा जो होती है दोस्तों, वो बीमा होती है 1 अपान अंडर रूट एल सी की बीमा के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको अगर जो डायमेंशन निकालने लग जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, अगर फार्मूले से लगाएंगे तो इनकी डायमेंशन जो है स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही लर्न कर लेते हैं। तो उनको आप लोग जो है इनको इसकी डायमेंशन को बिल्कुल डायरेक्ट ही लर्न कर लेना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसकी जो एल अपान आर की जो बीमा होती है, डायमेंशन होती है, वही बीमा अंडर रूट एल सी की होती है। और वही बीमा किसकी होती है दोस्तों, वो होती है टाइम की, यानी कि समय की बीमा के बराबर। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल अपान आर की बीमा जो है किसकी बीमा के समान है, यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि समय यानी कि टाइम की बीमा के बराबर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल Fe तथा गुरुत्वीय बल Fg हो तो
यानी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक जो है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच जो है Fe तथा जो Fg हैं वो आपके वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल हैं। तो वहाँ से जो है संबंध पूछ रहा है। तो दोस्तों बता दें जो आपका Fe होता है ये आपका है वैद्युत बल और आपका Fg जो है ये आपका है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल जो होता है दोस्तों आपका बहुत ही क्षीण बल है, सबसे कमज़ोर बल यही है आपका गुरुत्वीय बल। कौन सा? गुरुत्वीय बल आपका सबसे कमज़ोर बल है, यानी कि सबसे क्षीण बल है, यानी कि ये जो है बहुत वेरी मच लेसर देन होता है आपका Fe से। ये लगभग दोस्तों जो होता है Fe बराबर होता है लगभग 10 की पावर 43। कितना? 10 की पावर 43 इंटू Fg। ये लगभग 10 की पावर 43 गुना होता है किसके? गुरुत्वीय बल के। जो आपका वैद्युत बल होता है ये गुरुत्वीय बल जो है गुरुत्वीय बल के 10 की पावर 43 गुना के लगभग बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन जो पहले ही है कि Fe इज ग्रेटर देन Fg, तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे, और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।